हेलो बच्चों, स्वागत है आज सबका हमारे चैनल पे। आज हम जून माह का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स। सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल समाप्त होने के अगले ही दिन से बिहार के हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बने। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारिगरी भारतीय नौसेना में शामिल। साइबर ठगों से बचाव के लिए सीबीआई का एआई आधारित चैटबॉट अभय जो है एक एआई है। बारूदी सुरंग भेदने की सेना की क्षमता में वृद्धि के लिए T-72 और T-90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली हेतु रक्षा मंत्रालय का अनुबंध। देश का नक्सलवाद से मुक्त गगनयान मिशन के लिए इसरो का दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण। लोकसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सीटों के परिसीमन हेतु संविधान संशोधन विधेयक संसद के विशेष सत्र में पारित न हो सका। सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा सदस्य बने। बिहार की राजनीति में एक नया दौर गत अप्रैल माह में उस समय प्रारंभ हुआ जब पहली बार इस राज्य में भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का गठन वहां हुआ। भारतीय जनता पार्टी इससे पूर्व जनता दल यू के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में रहते हुए सत्ता में यद्यपि पहले से थी, किंतु इस राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार वहां अप्रैल 2026 में बनी है तथा इस बार के सम्राट चौधरी वहां मुख्यमंत्री 15 अप्रैल 2026 से बने हैं। बिहार में विभिन्न अवधियों में कुल मिलाकर लगभग 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अप्रैल 2026 में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र 14 अप्रैल 2026 को दे दिया था। उनके स्थान पर उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे भाजपा के सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है तथा 15 अप्रैल को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना में लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई। भाजपा के सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में गठबंधन का स्वरूप पूर्वता ही है तथा इसमें भाजपा के अतिरिक्त जनता दल यू व लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा व राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। गठबंधन में सर्वाधिक 89 सीटें भाजपा की और 85 सीटें जनता दल यू की तथा तीसरे स्थान पर 19 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी की हैं। सम्राट यहाँ पे देखेंगे, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान कौन बने हैं? 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है सम्राट चौधरी ने, बीजेपी पार्टी से हैं। पंद्रह अप्रैल को मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के साथ ही जनता दल यू कोटे से विजय कुमार चौधरी व जितेंद्र यादव को उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जहां बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। 24 अप्रैल 2026 को बिहार विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के 243 सदस्यीय सदन में यह विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया, जहां भाजपा नीत राज को 202 सीट के साथ भारी बहुमत प्राप्त है। यह पंक्तियां लिखे जाने तक अभी मंत्रिमंडल का विस्तार शेष था। राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल समाप्त होने के अगले ही दिन
से बिहार के हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बने। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचन के पश्चात इस उच्च सदन की सदस्यता की शपथ 10 अप्रैल को ग्रहण की। बाद में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र उन्होंने 14 अप्रैल 2026 को दे दिया। उनके द्वारा राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने से एक दिन पूर्व ही जनता दल यू के हरिवंश नारायण सिंह को लगातार 2 कार्यकाल तक जनता दल यू की ओर से राज्यसभा के सदस्य रहे थे। कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ था। उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के अगले दिन ही राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 80 के तहत उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया। एक मनोनीत सदस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई का 6 वर्षीय कार्यकाल 16 मार्च 2026 को पूरा होने के कारण उच्च सदन में मनोनीत कर लिया गया। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य: वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्य के लिए मनोनीत हुए हैं। इलैया राजा कला क्षेत्र में, वी विजेंद्र प्रसाद कला क्षेत्र में, पीटी उषा खेल क्षेत्र में, गुलाब अली खटाना सामाजिक कार्य उनका कार्य क्षेत्र है, सतनाम हिंदू संधू शिक्षा, सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य और शिक्षा, मीनाक्षी जैन साहित्य एवं शिक्षा, उज्ज्वल निकम विधि यानी कानून, सी सदानंदन मास्टर सामाजिक कार्य, हर्षवर्धन श्रृंगला कूटनीति, हरिवंश नारायण सिंह पत्रकारिता। सदस्यों की एक सीट रिक्त थी। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी समय में अधिकतम 12 सदस्य ही राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई का कार्यकाल पूरा होने से रिक्त हुई सीट पर हरिवंश नारायण सिंह के मनोनयन के साथ ही राज्यसभा के मनोनयन वाली सभी 12 सीटें अब भर गई हैं। अप्रैल 2026 में राज्यसभा हेतु मनोनीत किए गए हरिवंश नारायण सिंह ही बाद में 17 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हरिवंश नारायण सिंह इससे पूर्व राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य रहते हुए भी इस सदन के उपसभापति रहे थे। यह पहला ही अवसर है जब राज्यसभा का कोई मनोनीत सदस्य इस सदन का उपसभापति चुना गया है। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। मुख्य रूप से पाठ्यपुस्तकें तैयार करने, शिक्षा संबंधित शोध करने तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्य करने वाली संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को केंद्र सरकार ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है। इससे परिषद को अपनी स्वयं की स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री देने का अधिकार मिल गया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सलाह पर एनसीईआरटी और उसकी 6 घटक इकाइयों को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया है। इन घटक इकाइयों में अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग स्थित केंद्रीय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान तथा भोपाल में ही स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शामिल है। ज्ञातव्य है कि एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम संचालित करती है, जिनमें शैक्षिक अनुसंधान और पाठ्यक्रम विकास तथा पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण अध्ययन सामग्री का विकास शामिल है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होने से एनसीईआरटी अब स्वयं स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट पाठ्यक्रम संचालित कर सकेगी। इसके लिए इसके पाठ्यक्रम यूजीसी के नियमों के अनुरूप ही होंगे। स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारा गिरी भारतीय नौसेना में शामिल। भारत की नौसैनिक शक्ति और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा गत 3 अप्रैल को उस समय मिला जब आधुनिक हथियारों और सेंसर सिस्टम से लैस स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, नौसेना की पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय भल्ला आदि की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया। 6700 टन विस्थापन
क्षमता वाला यह युद्धपोत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बहुभूमिका संचालन के लिए 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बेहद कम समय में निर्मित किया गया। नौसेना में इसकी कमीशनिंग के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे केवल एक युद्धपोत ही नहीं, भारत की बढ़ती प्रौद्योगिकी क्षमता, आत्मनिर्भरता, दुर्जेय नौसैनिक शक्ति का प्रतीक बताया और कहा कि यह युद्धपोत तेज गति से आवागमन में सक्षम है और लंबे समय तक समुद्र में तैनात रह सकता है। उन्होंने बताया कि आईएनएस तारिगरी में आधुनिक रडार और ब्रह्मोस तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिससे उच्च तीव्रता वाले युद्ध से लेकर समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी अभियान, तटीय निगरानी व मानवीय मिशन तक हर भूमिका में यह पूरे तरह से फिट बैठता है। इसका यह नामकरण लिएंडर श्रेणी के आईएनएस तारिगरी के नाम पर किया गया है, जो 16 मई 1980 से 27 जून 2013 तक 33 वर्षों तक भारतीय नौसेना के बेड़े में रहा था। आईएनएस तारिगरी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा प्रोजेक्ट 17 के तहत किया गया है। विभिन्न समुद्री परीक्षणों के लिए इसका जल अवतरण 11 सितंबर 2022 को किया गया था। इसे नौसेना को 28 नवंबर 2025 को सौंपा गया था। नौसेना में इसकी औपचारिक कमीशनिंग 3 अप्रैल 2026 को हुई है। साइबर ठगों से बचाव के लिए सीबीआई का एआई आधारित चैटबॉट अभय। साइबर ठगों के डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ियों से बचाव के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित एक चैटबॉट अभय 20 अप्रैल 2026 को जारी किया है। यह लोगों को यह पहचानने में मदद करेगा कि उनके पास आया नोटिस असली है या नकली या किसी जालसाज का बुना हुआ झूठ। इस तकनीक आधारित सुरक्षा कवच अभय को 20 अप्रैल 2026 को सीबीआई के एक कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्र को समर्पित किया। अभय के संबंध में प्रकाश डालते हुए सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि अनेक मामलों में यह देखा गया है कि जालसाज सीबीआई अधिकारी बनकर फर्जी नोटिस दिखाकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर बंधक बना लेते हैं और करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करते हैं। एआई आधारित अभय ऐसे मामलों में लोगों को यह पहचानने में मदद करेगा कि संदर्भित नोटिस असली है या जालसाजों का बुना हुआ झूठ। बारूदी सुरंग भेजने की सेना की क्षमता में वृद्धि के लिए T-72 और T-90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली हेतु सुरक्षा मंत्रालय का अनुबंध। घातक बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र को सुरक्षित रहते हुए पार करने की क्षमता सेना को प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने T-72 T-90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली की खरीद के लिए 2 स्वदेशी रक्षा उत्पाद कंपनियों भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड BEML व इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध गत अप्रैल माह में किया गया है। 1975 करोड़ के इस अनुबंध पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में 21 अप्रैल को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए इन असेंबलीज से बारूदी सुरंगी को भेजने की भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि होगी। ट्रॉल असेंबली भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक ऐसा उपकरण है जिसे टैंकों के आगे तैनात करने से ऐसे टैंकों के लिए बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्रों में सुरक्षित मार्ग बनाकर उन्हें पार करने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे सेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। स्वदेशी कंपनियों द्वारा ही इनका निर्माण देश की रक्षा अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा स्वदेशी उद्योगों के सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। देश अब नक्सलवाद से मुक्त किया जा चुका है। यह ऐतिहासिक घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2026 को लोकसभा में की। उन्होंने बताया कि लगभग 6 दशकों से आंतरिक चुनौती बने इस लाल आतंक से
देश को 31 मार्च 2026 तक मुक्त करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था। इस समय सीमा से एक दिन पूर्व ही लोकसभा यह दावा उन्होंने किया कि देश में नक्सलवाद अब समाप्त होने के कगार पर है। देश में नक्सलवाद के सफाई के लिए 24 अगस्त 2024 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित 31 मार्च 2026 की समय सीमा से एक दिन पूर्व ही लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में 126 जिलों में नक्सलवाद फैला था, जो मार्च 2026 में घटकर केवल 2 जिलों तक रह गया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन कगार जैसे बड़े अभियानों के जरिए बड़े आतंकवादियों को जहां मार गिराया गया, वहीं 4,839 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। गृह मंत्री ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 की समय सीमा तक कुछ हथियारबंद कैडर जंगलों में छिपे हो सकते हैं, लेकिन सरकार व सुरक्षा बलों का दावा है कि नक्सलवाद अब पूरी तरह कमज़ोर हो चुका है। लोकसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सीटों के परिसीमन हेतु संविधान संशोधन विधेयक संसद के विशेष सत्र में पारित न हो सका। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद ने सितंबर 2023 में ही पारित किया था। आरक्षण का यह प्रावधान 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले ही लागू करने के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 3 अंतर संबंधित विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र, जो बजट सत्र का ही विस्तारित सत्र था, 16 से 18 अप्रैल को आहूत किया गया। सत्र में निम्नलिखित 3 विधेयक लोकसभा में 16 अप्रैल को पेश किए गए। इनमें 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक, जिसमें महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव था, जिनमें 815 सीटें राज्यों के लिए व 35 केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित थीं। शामिल था। यह सीटों की अधिकतम संख्या प्रस्तावित थी। वास्तव में वृद्धि कितनी होती, यह परिसीमन आयोग की निर्धारित करता। पेश किया गया दूसरा विधेयक परिसीमन विधेयक 2026 था, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर करने के लिए प्रस्ताव था, जबकि तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं आरक्षण लागू करने के लिए था। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक का एक संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इसे पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। सरकार का मानना था कि महिला आरक्षण लागू कराने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन इसके लिए मिलेगा। विपक्षी दलों की कुछ महिला सांसदों ने विधेयक के समर्थन में वक्तव्य भी दिए थे। इसके बावजूद 2 दिन की लंबी चर्चा के बाद यह संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को कराए गए मतदान में पारित न हो सका। कुल पड़े 528 वोटों में से 298 मत ही इसके पक्ष में पड़े, जबकि विपक्ष में बड़े मतों की संख्या 230 रही। विधेयक के पारित होने के लिए 2/3 मत यानी 352 वोट आवश्यक थे। इस प्रकार लोकसभा के आगामी चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ाकर 33% आरक्षण महिलाओं को प्रदान करने का 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत न पाने के कारण आगे राज्यसभा में अब पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मोदी सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में यह पहला अवसर है जब किसी विधेयक को सरकार पारित नहीं करा पाई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार 131वें संविधान संशोधन विधेयक के साथ ही प्रस्तुत किए गए दोनों अन्य विधेयक परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम संशोधन विधेयक भी इसके साथ ही जुड़े होने के कारण इन्हें आगे बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा सरकार का नहीं है। गगनयान मिशन के लिए इसरो का दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण। अपने पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी के सिलसिले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दूसरी बार सफल एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-2 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 10 अप्रैल 2026 को किया। भारतीय वायुसेना
व नौसेना के सहयोग से किए गए इस परीक्षण के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने वाली क्रू मॉड्यूल कैप्सूल के वायुमंडल में प्रवेश एवं लैंडिंग के समय पैराशूट आधारित मदन प्रणाली का परीक्षण किया गया ताकि अंतरिक्ष से लौटते समय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग हो सके। इस परीक्षण के तहत लगभग 5 टन के डमी क्रू मॉड्यूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। क्रू मॉड्यूल के गिरने के दौरान 4 तरह के 10 पैराशूट क्रमानुसार खुलते गए, जिससे सुरक्षित लैंडिंग के लिए कैप्सूल क्रू मॉड्यूल की गति धीरे धीरे कम होती गई तथा श्रीहरिकोटा तट के निकट समुद्र में वांछित स्थान पर यह गिरा। इसके पश्चात नौसेना की मदद से डमी कैप्सूल को सफलतापूर्वक बरामद किया गया। ज्ञातव्य है कि भारत की पहली मानव युक्त गगनयान उड़ान अगले वर्ष संभावित है। अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए इसरो ने ऐसा पहला एयर ड्रॉप परीक्षण IADT-1 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा से किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य समाचार। उत्तर प्रदेश, शेखा झील पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा। अलीगढ़ स्थित शेखा झील पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा अप्रैल 2026 में प्राप्त हुआ है। इस आशय की घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 अप्रैल को ही इसे मिलाकर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 12 हो गई है, जबकि देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 99 हुई है। उत्तर प्रदेश के सभी 12 रामसर स्थलों की सूची निम्नलिखित है। पहला नंबर, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़, अप्रैल 2026 में अधिसूचित किया गया। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में है, फरवरी 2026 में अधिसूचित किया गया। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर 2021 में नामित किया गया था। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर 2021 में नामित किया गया था। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीठम झील आगरा में है। सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में की सबसे छोटी रामसर साइट है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में। समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। ऊपर गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्थल 2005 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट 20 तमिलनाडु में है। उसके पश्चात 12 रामसर साइट्स के साथ उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश, दतिया से निर्वाचित कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता समाप्त। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती को सहकारी बैंक घोटाले में 3 वर्ष के कारावास की सज़ा दिल्ली की MPMLA कोर्ट द्वारा 2 अप्रैल 2026 को सुनाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश विधानसभा ने उनकी सदस्यता उसी दिन से समाप्त कर दी है। इस आशय की अधिसूचना राजपत्र में जारी करने के साथ साथ दतिया सीट रिक्त होने की सूचना भी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने निर्वाचन आयोग को दे दी है। राजस्थान में पचदरा में उद्घाटन से एक दिन पूर्व ही रिफाइनरी में भीषण अग्निकांड। राजस्थान में बालोतरा जिले में पदचरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की एक रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पूर्व 20 अप्रैल को ही भीषण आग लग गई। राजस्थान सरकार व HPCL के संयुक्त उपक्रम के रूप में 79,000 करोड़ से अधिक लागत वाली 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली इस रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 अप्रैल 2026 को करना था, किंतु इससे एक दिन पूर्व 20 अप्रैल को रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के पास एक एक्सचेंजर में विस्फोट के साथ ही इसमें आग लग गई। अग्निशमन दल की लगभग 2 दर्जन गाड़ियां 2 घंटे में आग पर काबू पाने में सफल रहीं। दुर्घटना में किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है। इस दुर्घटना के कारण 21 अप्रैल को इसके उद्घाटन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। दुर्घटना के कारणों तथा अग्निकांड से
हुई क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा, क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 कांग्रेसी विधायक पार्टी से निलंबित। अप्रैल 2026 में राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में हरियाणा विधानसभा के 5 सदस्यों को पार्टी के निर्देशों की अवहेलना कर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध मतदान कर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का निर्णय। गोवा, उत्तराखंड, गुजरात के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होगी। छत्तीसगढ़ यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बनेगा। इसके लिए वांछित विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की 15 अप्रैल 2026 की बैठक में लिया गया। उत्तराखंड में भी यूसीसी मसौदा समिति का नेतृत्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने ही किया था। यह समिति आम नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों के सुझाव लेकर वांछित विधेयक का मसौदा तैयार करेगी, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। समिति के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे। ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। अलग अलग कानूनों की वजह से कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी असमानता और जटिलता आती है। इसे दूर करने के लिए कानून को एक समान बनाने के लिए समान नागरिक संहिता का जरूरी माना जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत भी राज्यों को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 5 दशक के अंतराल के पश्चात चंद्रमा की कक्षा तक 4 अंतरिक्ष यात्रियों की सफल यात्रा, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन। सैन्य शासक रहे मिन आंग ह्लाइंग अब म्यांमार के निर्वाचित राष्ट्रपति। म्यांमार के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा 4500 से अधिक कैदियों को आम माफ़ी। पूर्व अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिंट भी जेल से रिहा। हंगरी में 16 वर्षों से प्रधानमंत्री रहे विक्टर ऑर्बन की पार्टी की भारी पराजय। पीटर माग्यार नए प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत यात्रा। विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम की वर्ष 2026 की सूची में भारतीय मूल की 3 हस्तियों के नाम। जापान ने घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया। अमेरिका, इजरायल, ईरान युद्ध विराम के बावजूद तेल टैंकरों व समुद्री जहाज़ों पर गोलीबारी जारी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद हेतु 4 उम्मीदवार मैदान में। 5 दशक के अंतराल के पश्चात चंद्रमा की कक्षा तक 4 अंतरिक्ष यात्रियों की सफल यात्रा, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 1972 के अपोलो 17 मिशन के 5 दशकों के पश्चात नासा ने ही आर्टेमिस 2 मिशन के तहत एक महिला सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा के लिए 2 अप्रैल 2026 को प्रातः भारतीय समयानुसार रवाना किया गया था। चंद्रमा का चक्कर लगाकर इन अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी 11 अप्रैल को हुई। नासा का यह आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए एक पूर्वाभास के रूप में था। आर्टेमिस 3 मिशन, जो 2027 में संभावित है, के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की नासा की योजना है। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 चंद्रमा की सतह पर उतरकर परीक्षण आदि करेंगे, जबकि 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा में ही अंतरिक्ष यान में रहेंगे। इसी योजना के पहले चरण में आर्टेमिस 1 मिशन के तहत मानव रहित यान को चंद्रमा की कक्षा के लिए 16 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया गया था, जो लगभग 4 लाख किलोमीटर दूरी पर
स्थित चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाकर 11 दिसंबर 2022 को पृथ्वी पर वापस लौटा था। चंद्रमा की कक्षा में मनुष्य भेजने के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत एक महिला सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों, जिनमें नासा के रीड वाइजमैन, कमांडर अश्वेत अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर, महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच तथा कनाडा के अंतरिक्ष संगठन से जेरेमी हैंसन, को भारतीय समयानुसार 2 अप्रैल 2026 को तड़के अमेरिकन समयानुसार 1 अप्रैल सायं यानी शाम के समय ओरियन कैप्सूल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट के जरिए केप कैनेवरल स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। ओरियन अंतरिक्ष यान को एक विशेष अन्वेषण यान के रूप में नासा द्वारा विकसित किया गया है, जो आर्टेमिस मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा, उनकी देखभाल करेगा तथा उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाएगा। ओरियन कैप्सूल की पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंच। लॉन्चिंग के लगभग 25 घंटे पश्चात ट्रांसलूनर इग्निशन बर्न की प्रक्रिया के पश्चात पृथ्वी की कक्षा छोड़कर ओरियन कैप्सूल लगभग 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की गति से चंद्रमा की ओर बढ़ चला। चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए ओरियन, जिसे इसके चालक दल ने इंटीग्रिटी नाम दिया था, 7 अप्रैल को पृथ्वी से 406,771 किलोमीटर 252,756 मील की दूरी पर था तथा इन अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी तक की यात्रा का रिकॉर्ड बन चुका था। इससे पूर्व अपोलो 13 के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से सर्वाधिक 4,01,71 किलोमीटर की दूरी 1970 में तय की थी। चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए वापसी यात्रा शुरू कर दी थी। जब इंटीग्रिटी चंद्रमा के पीछे था, तब अंतरिक्ष यात्रियों का नासा से संपर्क टूट गया था, जिसकी संभावना पहले ही ज्ञात थी। लगभग 40 मिनट पश्चात यह संपर्क पुनः स्थापित हुआ। चंद्रमा से वापसी यात्रा में 10 अप्रैल को वायुमंडल में प्रवेश के समय इसकी गति लगभग 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वायुमंडल की रगड़ से कैप्सूल का बाहरी तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इससे साल गर्म प्लाज्मा की एक परत इसके चारों ओर बन गई थी। हीट शील्ड के इस जोखिम को पार करने के पश्चात ओरियन के पैराशूटों ने इसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक घटा दी और अंततः 11 अप्रैल को प्रातः लगभग 5 बजे भारतीय समयानुसार अमेरिका के सैन डिएगो तट पर प्रशांत महासागर में इसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई। स्लैप्सडाउन के पश्चात नासा और अमेरिकी नौसेना की टीमों ने कैप्सूल को सुरक्षित किया तथा चारों अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से निकालकर निकट ही रिकवरी शिप पर ले जाया गया। 1972 के बाद यह पहली बार है जब मिशन आर्टेमिस 2 के तहत मनुष्य चंद्रमा के इतना निकट पहुंचा है। इसके अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी तक यात्रा करने का नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच कर यह सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए यह कितना सुरक्षित है। आर्टेमिस 2 की इस सफलता ने वर्ष 2027 में चंद्रमा की सतह पर उतरने के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। नासा का अल्टीमेटम लक्ष्य चंद्रमा पर वैज्ञानिकों के रहने के लिए एक परमानेंट बेस बनाना है। 54 वर्षों के अंतराल के पश्चात अमेरिका ने एक बार पुनः अपने आर्टेमिस अभियान के तहत चंद्रमा के निकट मनुष्य को अप्रैल 2026 में भेजा है। उस मिशन का मूल लक्ष्य चंद्रमा पर ठिकाना बनाकर वहां उपलब्ध संसाधनों का विदोहन करना है। इसी मिशन के तहत पहले चरण में नासा ने मानव रहित ओरियन स्पेसशिप को दुनिया के सबसे शक्तिशाली SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के जरिए 16 नवंबर 2022 को चंद्रमा की कक्षा में भेजा था। मानव रहित ओरियन कैप्सूल का यह प्रक्षेपण नासा द्वारा 5 दशक
के अंतराल के पश्चात चंद्रमा के लिए नासा का कोई मिशन था। इससे पूर्व चंद्रमा के लिए नासा का अंतिम मिशन दिसंबर 1972 का अपोलो 17 मिशन था, जिसके द्वारा अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर चहल कदमी की थी तथा एक अंतरिक्ष यात्री कमांड कैप्सूल में रहे थे। अपोलो 17 के पश्चात चंद्रमा के लिए आर्टेमिस 1 पहला मिशन था। 16 नवंबर 2002 का लॉन्च किए गए इस मिशन के तहत चंद्रमा के 2 चक्कर लगाकर 11 दिसंबर 2022 को ओरियन की पृथ्वी पर वापसी हुई थी। इस 25 दिवसीय मिशन का उद्देश्य भविष्य के मानव युक्त मिशनों आर्टेमिस 2 व आर्टेमिस 3 के लिए सुरक्षा एवं तकनीकों की जांच करना था। आर्टेमिस 1 जहां मानव रहित मिशन था, इसके दूसरे आर्टेमिस 2 चरण में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ओरियन कैप्सूल में ही भारतीय समय अनुसार 2 अप्रैल 2026 को SLS रॉकेट स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए केनेडी स्पेस सेंटर से ही चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया था। इन अंतरिक्ष यात्रियों में से कोई भी चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा तथा चंद्रमा का चक्कर लगाकर ओरियन कैप्सूल की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी भारतीय समय अनुसार 11 अप्रैल को हुई। आर्टेमिस 2 मिशन की सफलता के पश्चात इस मिशन के तीसरे आर्टेमिस 3 मिशन में एक महिला सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। महिला का नाम क्रिस्टीना कोच है, जिनमें से 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे तथा 2 कक्षा में ही अंतरिक्ष यान में रहेंगे। आर्टेमिस 3 मिशन 2027 में प्रस्तावित है तथा 1972 के पश्चात चंद्रमा की सतह पर किसी अंतरिक्ष यात्री के उतरने का पहला मिशन होगा। इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर बर्फ की खोज तथा अन्य तकनीकी परीक्षणों की नासा की योजना है। सैन्य शासक रहे मिन ऑन्ग ह्लाइंग अब म्यांमार के निर्वाचित राष्ट्रपति। फरवरी 2021 में आंग सान सू की के नेतृत्व वाली म्यांमार की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता हथियाने वाले सेना के कमांडर जन मिन ऑन्ग ह्लाइंग 5 वर्ष तक सैन्य शासन के प्रमुख रहने के पश्चात अब अप्रैल 2026 में निर्वाचित राष्ट्रपति हो गए हैं। 3 अप्रैल 2026 को म्यांमार की संसद ने उन्हें ही देश का राष्ट्रपति चुन लिया है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सैन्य प्रमुख का पद जन मिन छोड़ दिया था। राष्ट्रपति पद के लिए 3 प्रत्याशी थे, उनमें से एक मिन ऑन्ग ह्लाइंग भी थे, जिनका चुना जाना निश्चित था क्योंकि संसद में सेना द्वारा नियुक्त सांसदों एवं सैन्य समर्थित दलों के सांसदों का ही बहुमत है। इस तरह व्यापक रूप से आलोचित चुनाव कराकर मिन ऑन्ग ह्लाइंग अब सैन्य शासक के स्थान पर म्यांमार के निर्वाचित राष्ट्रपति हो गए हैं। दूसरे स्थान पर रहे दोनों उम्मीदवार उपराष्ट्रपति वहां घोषित किए गए हैं। निर्वाचन के पश्चात मिन ऑन्ग ह्लाइंग ने राजधानी नेपिदाव में नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ 10 अप्रैल 2026 को ग्रहण की। वह देश के 11वें राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार सैन्य शासन का रूपांतरण वहां निर्वाचित सरकार के शासन के रूप में हो गया है। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले ही संबोधन में मिन ऑन्ग ह्लाइंग ने लोकतंत्र और शांति को प्राथमिकता देने तथा आसियान जिसका म्यांमार एक सदस्य है के संबंधों को सामान्य करने का वादा किया है। म्यांमार के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा 4500 से अधिक कैदियों को आम माफ़ी। पूर्व अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिंट भी जेल से रिहा हुए। म्यांमार के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिन ऑन्ग ह्लाइंग ने अपने राष्ट्रपति निर्वाचन के 1 सप्ताह पश्चात अप्रैल 2026 में ही पारंपरिक नव वर्ष के अवसर पर 179 विदेशियों सहित कुल 4500 से अधिक कैदियों को क्षमा करते हुए जेलों से रिहा करने के आदेश जारी किए। रिहा किए गए कैदियों में पूर्व अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिंट जो 2018 से राष्ट्रपति थे
तथा फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट के समय जिन्हें गिरफ्तार किया गया था भी शामिल हैं। उन्हें जेल में निरुद्ध करने के पश्चात विभिन्न आरोपों में 12 वर्षों के कारावास की सज़ा सैन्य शासन के दौरान सुनाई गई थी। उसी सैन्य विद्रोह के समय गिरफ्तार की गई म्यांमार सरकार की तत्कालीन सलाहकार 80 वर्षीय आंग सान सू की, जिन्हें विभिन्न आरोपों में 27 वर्षों की सज़ा सुनाई गई थी, कि जेल में रिहाई नहीं हुई है। आम माफ़ी के तहत उनकी सज़ा कम कर दी गई है तथा उन्हें जेल से हटाकर हाउस अरेस्ट के तहत लाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। रिहा किए गए 179 विदेशियों को निर्वाचित किया जा रहा है। अब हम देखेंगे हंगरी में 16 वर्षों से प्रधानमंत्री रहे विक्टर ऑर्बन की पार्टी की भारी पराजय, पीटर magyॉर नए प्रधानमंत्री होंगे। हंगरी में 12 अप्रैल 2026 को संपन्न संसदीय चुनाव ने देश के सत्ता समीकरण में बदलाव ला दिया है। वहां विगत 16 वर्षों से प्रधानमंत्री रहे विक्टर ऑर्बन की फिडेज पार्टी को पराजय का सामना इस चुनाव में करना पड़ा है तथा कभी उन्हीं के साथी रहे पीटर magyॉर की टिसजा पार्टी ने 2/3 बहुमत प्राप्त करके नए राजनीतिक दौर की शुरुआत वहां की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ऑर्बन ने लगातार 16 वर्ष प्रधानमंत्री रहते हुए चुनावी क्षेत्रों में हेरफेर कर मीडिया आदि पर नियंत्रण कर लोकतंत्र को वहां कमज़ोर कर दिया था तथा कहीं कहीं तो वहां की स्थिति को सॉफ्ट तानाशाही तक नाम दिया गया था। ऐसे में magyॉर की पार्टी की 53.6% मतों के साथ 199 में से 138 सीटों पर विजय को हंगरी के इतिहास के सबसे बड़े जनादेशों में से एक कहा गया है। विगत 16 वर्षों से सत्तारूढ़ रही विक्टर ऑर्बन की राष्ट्रवादी फिडेज पार्टी को 37.8% मतों के साथ 55 सीटें ही इस चुनाव में प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष 2022 में फिडेज पार्टी को लगातार चौथी बार 2/3 सीटें चुनाव में प्राप्त हुई थीं। इसी प्रकार हंगरी के ताज़ा चुनावों की कूटनीतिज्ञों ने ऐसा जनमत संग्रह करार दिया है कि जनता का झुकाव अमेरिका और रूस की बजाय यूरोपीय संघ के प्रति व्यक्त किया है। भारी बहुमत प्राप्त टिसजा पार्टी के नेता पीटर magyॉर ही अब वहां नए प्रधानमंत्री होंगे। उनके मई 2026 के पहले सप्ताह में शपथ ग्रहण की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 19-20 अप्रैल 2026 को श्रीलंका की द्विपक्षीय यात्रा की। द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में भारत की किसी उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की यह पहली ही द्विपक्षीय यात्रा थी। उनकी इस यात्रा से पूर्व अक्टूबर 2020 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीलंका की पूर्व प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए श्रीलंका गए थे। श्री राधाकृष्णन की श्रीलंका की 19-20 अप्रैल की इस यात्रा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल व 2 सांसद उनके साथ गए शिष्टमंडल में शामिल थे। 19 अप्रैल को कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में मेजबान राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने मुलाकात की तथा भारत द्वारा श्रीलंका में चलाई जा रही विकास परियोजनाओं की प्रगति सहित विभिन्न द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की। नवंबर-दिसंबर 2025 में दितवा चक्रवात के दौरान व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुई उत्तरी रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण के पश्चात रेल सेवाओं की बहाली पर प्रसन्नता दोनों ने व्यक्त की। यह पुनर्निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा दिए गए $50 लाख के अनुदान से किया गया था। चक्रवात दितवा से तबाही के पश्चात महत्वपूर्ण सड़क संपर्क बहाल करने वाले भारत की सहायता से निर्मित 3 और बेली पुलों का निर्माण पूर्ण होने पर भी मेजबान राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय उपराष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि श्रीलंका ने भारत के नेतृत्व वाले
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (IBCA) में शामिल होने का निर्णय किया। कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। 19 अप्रैल को उपराष्ट्रपति के सम्मान में दोपहर भोज की मेजबानी प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया ने की थी तथा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा भी इस अवसर पर हुई। सिलोन एस्टेट वर्कर्स एजुकेशन ट्रस्ट CEWET छात्रवृत्ति योजना के दायरे में वृद्धि की घोषणा भी इस अवसर पर की गई। 19 अप्रैल को ही भारतीय मूल के तमिल नेताओं व विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा से मुलाकात भी उपराष्ट्रपति ने की। भारतीय मूल के तमिलों के एक समुदाय को संबोधित करते हुए उनके लिए OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड प्रक्रिया को सरल बनाने व योजना के विस्तार की घोषणा उपराष्ट्रपति ने की। 20 अप्रैल को उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के नुआरा एलिया जिले में भारतीय आवास योजना परियोजना के तहत भारत की सहायता से निर्मित भवनों का दौरा किया तथा लाभार्थियों के परिवारों से मुलाकात भी की। नुआरा एलिया में सीता अम्मान मंदिर का दौरा भी उपराष्ट्रपति ने किया। यह मंदिर रामायण से जुड़ा वह स्थान है जहां माना जाता है कि माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। भारतीय मूल के तमिलों के लिए OCI ओवरसीज सिटीजनशिप के कार्ड सुविधा के विस्तार, भारत की सहायता से निर्माणाधीन आवास योजना के तीसरे चरण की पूर्णता, उत्तरी रेलवे लाइनों पर रेल सेवाओं की बहाली, 3 बेली पुलों के निर्माण, सिलोन एस्टेट वर्कर्स एजुकेशन ट्रस्ट के विस्तार तथा श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा आदि के अतिरिक्त पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता के तहत प्राथमिकता वाली 6 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान उपराष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान किया गया। इनके अतिरिक्त मुल्लातियू के जिला अस्पताल में 4 मंजिला मेडिकल वार्ड परिसर के निर्माण के लिए एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की श्रीलंका की इस यात्रा पर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नेबरहुड फर्स्ट नीति और महासागर मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की इस ऐतिहासिक पहली द्विपक्षीय यात्रा से भारत व श्रीलंका के सदियों पुराने जन संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा 15-17 अप्रैल 2026 को की। ऑस्ट्रिया के शासन प्रमुख चांसलर स्टोकर की भारत की ही नहीं एशिया की यह पहली ही आधिकारिक यात्रा थी। उनकी इस यात्रा से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी, जिसके पश्चात दोनों देशों के आपसी संबंध प्रोन्नत हुए थे। 15 अप्रैल को नई दिल्ली में ऑस्ट्रियन चांसलर की अगवानी केंद्रीय युवा मामलों व खेल-कूद राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने की। उसी दिन विदेश मंत्री S जयशंकर ने उनसे भेंट की तथा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा उनके साथ की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेहमान चांसलर स्टोकर का स्वागत 16 अप्रैल को किया तथा दोनों शासन प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हैदराबाद हाउस में हुई। इससे पूर्व राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। दोनों पक्षों के बीच वार्ता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा क्षेत्रों को मजबूत बनाने पर केंद्रित थी।
शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के मामले में आईआईटी दिल्ली व ऑस्ट्रिया की मोटान यूनिवर्सिटी के बीच 2023 में हुए माइग्रेशन व मोबिलिटी समझौते को महत्वपूर्ण बताते हुए नर्सिंग क्षेत्र में गतिशीलता को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स व संयुक्त अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति वार्ता में हुई। युवाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय किया गया। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों पर विस्तार से चर्चा दोनों पक्षों ने की और चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प किया। ऐसी तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में दोनों पक्षों का मत था कि सैन्य संघर्ष समस्याओं का हल नहीं है। वार्ता में दोनों पक्षों ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए सहमति व्यक्त की, आतंकवाद की पूर्ण समाप्ति के प्रति साझा प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आतंकवाद पर संयुक्त कार्यदल गठित करने को दोनों पक्ष सहमत रहे। नई दिल्ली में ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वार्ता के पश्चात दोनों देशों के बीच 6 महत्वपूर्ण समझौते या समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत व ऑस्ट्रियाई कंपनियों के लिए एक दूसरे के यहाँ निवेश को आसान बनाने के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म, सैन्य सहयोग, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास व आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए समझौते इनमें शामिल हैं। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात भारत ऑस्ट्रिया बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रियाई चांसलर ने कहा कि लगभग 160 ऑस्ट्रियाई कंपनियां भारत में सक्रिय हैं जो सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा दोनों देशों के बीच व्यापार विगत 10 वर्षों में $3 अरब हो गया है। भारत को प्रमुख रणनीतिक साझेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में ऑस्ट्रियाई कंपनियां भारत के विकास से और अधिक लाभ उठाएंगी। चांसलर स्टोकर ने बाद में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथी भेंट की। उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनकी भारत की यह यात्रा भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तुरंत बाद हो रही है। इससे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत व ऑस्ट्रिया के बीच बढ़ते निवेश व व्यापार संबंधों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है तथा इस बात पर प्रसन्नता उन्होंने व्यक्त की कि 2024 में शुरू किया गया इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत कर रहा है। 16 अप्रैल के इन औपचारिक कार्यक्रमों के पश्चात ऑस्ट्रियाई चांसलर की स्वदेश वापसी 17 अप्रैल को हुई। 4 दशक के अंतराल पर ऑस्ट्रियाई चांसलर की भारत की इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच सहयोग के नए आयाम खुलेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने स्पुतनिक भारत की राजकीय यात्रा 19-21 अप्रैल 2026 को की। उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी तथा वाणिज्यिक उद्यमियों का दल इस यात्रा पर उनके साथ था। जून 2025 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात ली की भारत की यह पहली ही यात्रा थी। वैसे 8 वर्ष के अंतराल के पश्चात दक्षिण कोरिया के किसी राष्ट्रपति की भारत की यह यात्रा थी। इस यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर परंपरागत स्वागत के साथ उनकी अगवानी कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने की। अगले दिन मेहमान राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ।
जिसके पश्चात राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। बाद में द्विपक्षीय संबंधों व आपसी महत्व के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मेहमान राष्ट्रपति की वार्ता हैदराबाद हाउस में हुई। दोनों देशों के बीच 2009 में हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA के और आगे प्रणयन के लिए सहमति दोनों शासन प्रमुखों में बनी। CEPA के चलते दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। वर्ष 2030 तक इसे 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय वार्ता में किए गए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार में 18% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करनी होगी। कोरियाई कंपनियां विशेषतः लघु एवं मध्यम इकाइयों के भारत में प्रवेश को सहज बनाने के लिए एक कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनी। प्लग एंड प्ले की सुविधा वाले इस शहर में अधिक से अधिक कोरियाई कंपनियां निवेश कर सकेंगी। दोनों शासन प्रमुखों की वार्ता में आपसी व्यापार एवं निवेश के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ई-मोबिलिटी, ग्रीन इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में सहयोग संवर्धन पर भी सहमति रही। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बाद में प्रेस वार्ता में बताया कि हम चिप्स से लेकर शिप्स तक, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी तक तथा एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी तक हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे। इसके लिए इंडिया कोरिया डिजिटल वित्त की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच वित्तीय प्रवाह को सुगम बनाने के लिए भारत कोरिया वित्तीय मंच इंडिया कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की गई है तथा व्यापारिक सहयोग को बल देने के लिए एक औद्योगिक सहयोग समिति इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया गया है। आपसी सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल के आयोजन का निर्णय भी द्विपक्षीय वार्ता में लिया गया। पश्चिम एशिया संकट व इसके प्रभावों पर भी चर्चा वार्ता में हुई। साथ ही शांतिपूर्ण, स्थिर एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त प्रयासों का तेज करने का संकल्प दोनों पक्षों ने लिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस व इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव से जुड़ने की घोषणा भी दक्षिण कोरिया की ओर से वार्ता में की गई। उपयुक्त क्षेत्रों में सहयोग के लिए 15 विभिन्न समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर वार्ता के पश्चात किए गए। बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग, औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना, भारत कोरिया डिजिटल सेतु के लिए संरचना, लघु एवं मध्यम प्रकार के उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, वर्ष 2026-30 के लिए भारत व दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल क्षेत्र में सहयोग तथा भारत व दक्षिण कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को अपग्रेड करने के लिए वार्ता पुनः प्रारंभ करने संबंधी समझौता ज्ञापन इनमें शामिल है। मेहमान राष्ट्रपति ली ने उसी शाम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में भेंट की, जहां उनका स्वागत करते हुए दोनों पक्षों के बीच हुए विभिन्न समझौतों पर प्रसन्नता व्यक्त की और दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत व दक्षिण कोरिया के बीच घनिष्ठ सहयोग से दोनों पक्षों को अपार लाभ मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के पास कौशल, गति और व्यापक संभावनाएं हैं, जबकि कोरिया के पास हाईटेक विनिर्माण में विशेषज्ञता है तथा आपसी घनिष्ठ सहयोग से दोनों अपने युवाओं के लिए अनगिनत अवसर सृजित कर सकते हैं। मेहमान राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज की मेजबानी भी भारतीय राष्ट्रपति ने की। इन व्यक्त कार्यक्रमों के पश्चात दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने 21 अप्रैल को आगे के कार्यक्रम के तहत स्पुतनिक हनोई, वियतनाम रवाना होने से पूर्व भारत मंडपम में भारत
कोरिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया तथा विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी उद्यमों के साथ चर्चा भी की। विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम की वर्ष 2026 की सूची में भारतीय मूल की 3 हस्तियों के नाम। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने विश्व के सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की वर्ष 2026 की अपनी सूची द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2026 अप्रैल 2026 के अंक में जारी की है। टाइम द्वारा अपनी इस सूची में 6 क्षेत्रों की प्रभावशाली हस्तियों के नाम जारी किए जाते हैं। इनमें कलाकारों, आर्टिस्ट, अग्रदूतों, नेताओं, अन्वेषकों, आइकन्स व टाइटन्स की श्रेणियां शामिल हैं। टाइम की वर्ष 2026 की ऐसी सूची में 3 भारतीय मूल के व्यक्तियों के नाम हैं। इनमें बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर, भारतीय मूल के अमेरिकी इनोवेटर सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ तथा भारतीय मूल के अमेरिकी शेफ विकास खन्ना के नाम शामिल किए गए हैं। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, जो अमेरिकी नागरिक हैं, का नाम भी 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में है। पिछले वर्ष टाइम की वर्ष 2025 की सूची में किसी भारतीय का नाम नहीं था। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर को जहां कलाकारों, आर्टिस्ट की श्रेणी में इस सूची में शामिल किया गया है, वहीं इस श्रेणी में ही अमेरिकी अभिनेत्री क्लेयर डेंस, प्यूर्टो रिकन अभिनेता बेनिसियो डेल टोरो व अमेरिकी अभिनेत्री डकोटा जॉनसन आदि भी शामिल हैं। पायनियर्स की श्रेणी में चीनी ताइपे की सेमीकंडक्टर कंपनी के सीईओ सी वेई, ओपन एआई की सीएफओ सारा फ्रियर व अमेरिकी शेफ नैन्सी सिल्वरस्टोन सहित 13 हस्तियों के नाम हैं। भारतीय अमेरिकी सुंदर पिचाई, जो गूगल के सीईओ हैं, को टाइटन्स की श्रेणी में टाइम की वर्ष 2026 की इस सूची में स्थान दिया गया है। अमेरिकी अभिनेता बेन स्टिलर व अभिनेत्री जो स्लाडना तथा गोल्फर स्कॉटी शेफलर आदि के नाम भी टाइम्स की श्रेणी में हैं। ब्राज़ील के अभिनेता व फिल्म निर्माता वैगनर मूअर्स, अमेरिकी अभिनेत्री व गायिका केट हडसन व ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता सहित 13 हस्तियों के नाम आइकन्स की श्रेणी में इस सूची में शामिल हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी शेफ विकास खन्ना अन्वेषकों की श्रेणी में विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किए गए हैं। इस श्रेणी में विकास खन्ना के अतिरिक्त अमेरिका की आइस हॉकी खिलाड़ी हिलारी नाइट, ब्रिटेन के फार्मूला 1 चालक लैंडो नॉरिस सहित कुल 17 नाम शामिल हैं। रणबीर कपूर एक्टर हैं, सुंदर पिचाई जो हैं गूगल के सीईओ हैं और विकास खन्ना। विश्व के सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की 2026 की सूची में लीडर्स की श्रेणी में 24 नाम शामिल हैं। इनमें पोप लियो 14, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापानी प्रधानमंत्री सनाई तकाइची, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स आदि के अतिरिक्त नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह तथा बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान आदि के नाम हैं। भारत के किसी नेता का नाम इस वर्ष की इस सूची में नहीं है। भारत की उभरती हस्तियों को सम्मानित करने के लिए अब टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया की सूची का प्रकाशन भी टाइम पत्रिका द्वारा किया जाएगा। इसमें ऐसे 100 भारतीयों व प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा जो कला, विज्ञान, व्यवसाय, खेल व अन्य क्षेत्रों में भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं। टाइम पत्रिका द्वारा टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया सूची का प्रकाशन रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से किया जाएगा। इस आशय की घोषणा टाइम पत्रिका की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसिफा सिवली व रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने 23 अप्रैल 2026 को न्यूयॉर्क में टाइम 100 के एक समारोह में की। टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया के लिए चयनित लोगों को दिसंबर 2026 में मुंबई में एक समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा। जापान ने घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया।
जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लागू अपनी शांतिवादी नीति में एक बड़ा परिवर्तन करते हुए जापान द्वारा विकसित युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों व ड्रोन जैसे घातक हथियारों के निर्यात पर लागू प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए हैं। इस आशय का निर्णय नए प्रधानमंत्री सनाई तकाइची की अध्यक्षता में कैबिनेट की 21 अप्रैल 2026 की बैठक में लिया गया। जापानी कैबिनेट ने यह निर्णय चीन व उत्तर कोरिया की आक्रामक नीति के बीच अपने देश के हथियार उद्योग को मजबूत करने के इरादे से उठाया है। फिलहाल जापानी हथियारों का यह निर्यात केवल उन 17 देशों तक सीमित रहेगा जिनके साथ जापान ने रक्षा उपकरण व तकनीकी हस्तांतरण से जुड़े समझौते किए हैं। ज्ञातव्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1947 में बने अपने शांतिवादी संविधान के तहत जापान ने लंबे समय से अधिकांश हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित किया हुआ था। यद्यपि हाल ही के वर्षों में क्षेत्रीय व वैश्विक तनाव में वृद्धि के कारण इस प्रावधान में कुछ ढील दी गई थी, तथापि निर्यात को केवल 5 क्षेत्रों बचाव, परिवहन, सतर्कता, निगरानी तथा बारूदी सुरंगें हटाने तक ही सीमित रखा गया था। जापान सरकार का मानना है कि हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने का ताज़ा निर्णय तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच जापान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी तथा क्षेत्रीय शांति के साथ स्थिरता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। जापान के रक्षा साझेदारों जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बड़े पैमाने पर जापान के इस कदम का स्वागत किया है। वहीं चीन व अन्य विरोधियों ने नीति में इस परिवर्तन को शांतिवादी संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए इसकी आलोचना की है। अमेरिका, इजराइल व ईरान युद्ध विराम के बावजूद तेल टैंकरों व समुद्री जहाज़ों पर गोलीबारी जारी। अमेरिका, इजराइल व ईरान के बीच 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए भीषण युद्ध के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को हो रही भारी क्षति के साथ साथ पूरी दुनिया को विभिन्न प्रकार की नित नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में कुछ राहत 40वें दिन भारतीय समय अनुसार 8 अप्रैल 2026 से उस समय मिली जब युद्ध विराम के लिए ईरान की 10 शर्तों का विचार योग्य बताते हुए अमेरिका ने 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम के लिए सहमति प्रदान की। तदनुरूप दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले फिलहाल 8 अप्रैल से रोक दिए थे तथा दोनों पक्षों के बीच समझौता वार्ता इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 11-12 अप्रैल 2026 को निष्फल रही। वार्ता का अगला दौर अब कभी भी शुरू हो सकता है, किंतु इस बीच ईरान द्वारा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाज़ों के गुजरने पर अंकुश पुनः लगाए हुए हैं, जिससे तेल टैंकरों व अन्य समुद्री जहाज़ों पर हमले दोनों ओर से जारी हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 2 सप्ताह की समय सीमा 22 अप्रैल को समाप्त हो रही थी। इस समय सीमा की समाप्ति से कुछ ही घंटे पूर्व युद्ध विराम को अनिश्चित काल तक बढ़ाने की घोषणा उन्होंने 21 अप्रैल को कर दी। युद्ध विराम के लिए जो 10 शर्तें ईरान द्वारा रखी गई हैं, उनमें एक दूसरे पर हमले न करने, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरानी नियंत्रण जारी रहने, ईरान के परमाणु संवर्धन अधिकारों को मान्यता देने, ईरान के विरुद्ध सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने व खाड़ी क्षेत्र से सभी अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी आदि प्रमुखतः शामिल हैं। कूटनीतिज्ञों का मानना है कि युद्ध विराम को बढ़ाना राष्ट्रपति ट्रंप की मजबूरी इस कारण से हो सकती है कि 1973 के युद्ध शक्ति अधिनियम के तहत अमेरिकी संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति केवल 60 दिनों तक ही सेना भेज सकते हैं तथा यह अवधि 1 मई को समाप्त होने को थी। उधर ईरान का कहना है कि उसकी शर्तें पूरी हुए बिना शांति वार्ता का उसका कोई इरादा नहीं है। यह पंक्तियां लिखे जाने तक इस पूरे मामले में अनिश्चित का दौर चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद हेतु 4 उम्मीदवार मैदान में। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का इस पद पर 5 वर्षीय दूसरा कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होगा। उन्होंने 1 जनवरी 2017 से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए यह कार्यभार संभाला था तथा 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भी निर्वाचन के चलते इस पद पर
उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक है। उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही नए महासचिव के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा मुख्यतः 4 उम्मीदवार फिलहाल इस पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। इनमें चिली के पूर्व राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट, कोस्टारिका के पूर्व राष्ट्रपति तथा व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की महासचिव रूबेका ग्रीन्सपेन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी तथा सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति व अफ्रीकी संघ के पूर्व चेयरमैन मैकी साल शामिल हैं। अपनी अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में चारों उम्मीदवारों ने न्यूयॉर्क में 21 और 22 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए संवाद सत्रों में भाग लिया तथा अपनी अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में विजन प्रस्तुत किया। इस प्रक्रिया में अगले चरण में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद से गुप्त मतदान प्रारंभ होंगे ताकि किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में आम सहमति बन सके। इसके पश्चात एक मत हुए नाम की संस्तुति सुरक्षा परिषद द्वारा सितंबर-अक्टूबर 2026 में की जाएगी, जिस पर अंतिम सहमति संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2026 में की जाएगी। इस प्रकार से निर्वाचित उम्मीदवार संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव के रूप में कार्यभार 1 जनवरी 2027 से संभालेंगे। वह संयुक्त राष्ट्र के 10वें महासचिव होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अब तक के सभी 9 महासचिवों के नाम व उनके कार्यकाल निम्नलिखित रहे। क्रमांक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और कार्यकाल। 1 नंबर है त्रिगवेली, जो 1946 से 1952 तक रहे। डॉग हैमरशेल्ड 1953 से 1961 तक रहे। यू थांट बर्मा के थे, 1961 से 71 तक रहे। कर्ट वाल्डहाइम ऑस्ट्रिया के थे, जनवरी 1972 से 1981 तक रहे। जेवियर पेरेस डी कुइलर पेरू के महासचिव थे, जो 1982 से 91 तक रहे। बुतरुस घाली 1992 से 1996 तक रहे। कोफी अन्नान 1997 से 2006 तक रहे। बान की मून कोरिया के थे राष्ट्रपति, जो 2007 से 2016 तक रहे। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं, जो 2017 से अब तक पद पर बने हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।